हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हम लोग पढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। जो हम लोग का है उसको सीधे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है कि किसी विश्वव्यापी महामारी का नाम बताओ। कौन सी ऐसी महामारी है जो विश्वव्यापी है? ठीक, हैजा तथा इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, इनमें से सभी। तो ये जो है आपका जो महामारी है ये इसमें विश्वव्यापी महामारी की बात ये कर रहा है। तो ये क्या है? हैजा क्या है कि एक साथ बहुत सारी जनसंख्या में फैला हुआ था और इसका एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तो इसलिए इसको पैंडेमिक की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा? विश्वव्यापी महामारी। ठीक है, तो विश्वव्यापी महामारी कौन सी है? हैजा को हम किस नाम से जानते हैं? कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से इसको जानते हैं? कॉलरा के नाम से भी इसको जानते हैं। और साथ ही साथ में यह किससे फैलता है? यह विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु से फैलता है। किससे? विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अगर सबसे जो मेन चीज़ बात अगर करें तो ये किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ये जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। जल से फैलने वाले रोग में 3 रोग प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? आपका एक हैजा है, दूसरा आपका पेचिस है और मोतीझरा। ठीक है, तो अगर ये आ जाए एग्जाम में कि जल से द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो वो क्या है? हैजा, पेचिस और मोतीझरा, ये आपके जल से फैलने वाले रोग हैं। और ये किसके कारण होता है? जैसे कि रोगवाहक मनुष्य भी हो सकते हैं, लोगों के आने जाने से भी, दूध या पेय पदार्थ गंदा है तो उससे भी हैजा फैल सकता है। लेकिन मेनली जो है ये जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। और टीजीटी एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था कि हैजा किस चीज़ से फैलता है। मलेरिया किस क्षेत्र में अत्यधिक फैलता है? जहाँ गंदगी अधिक रहती है, जहाँ नमी वाले स्थान अधिक रहते हैं, जहाँ पानी का भराव अधिक होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। जहाँ मलेरिया किस क्षेत्र में? जहाँ गंदगी अधिक रहेगी, नमी वाले स्थान रहेंगे, जहाँ पानी का भराव अधिक रहेगा, यहाँ सब क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और ये जो आपका मलेरिया है, मलेरिया जो ये फैलता है, जैसे नमी वाले स्थान है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत सारे मच्छर वहाँ पे क्या होते हैं? पनपते हैं, और इसको ठंड लग करके फीवर आता है। और इससे जैसे कि अगर इसकी बात करें कि जैसे जहाँ पे भी तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और ये रोग किस माह में फैलता है? ये अक्टूबर से दिसंबर तक इसका प्रकोप बहुत अधिक रहता है। कब से? अक्टूबर से दिसंबर तक इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। और ये जो ये रोगाणु है जो ये प्लाज्मोडियम, जिसे कि प्लाज्मोडियम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एनाफिलीज मादा को हम सब जानते ही हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है उसके द्वारा ये फैलता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग के उपचार की अपेक्षा उसकी रोकथाम होना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही किसी रोग को फैलने की जानकारी हो, विभाग को सूचित करना चाहिए। रोगग्रस्त संक्रामक रोग जैसे एक से दूसरे में फैलते हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग स्थान देना चाहिए। रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास के टीके लगवाने चाहिए, बिल्कुल सही, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि घर में कोई रोगी हो तो आप उससे कैसे व्यवहार करेंगे? उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे अपने संबंध समाप्त करके उसे शहर से दूर भेज देना चाहिए, उसे बच्चों से दूर रखना चाहिए तथा अधिक संक्रमित रोग होने पर अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। और भोजन से रोग फैलता है, अतः उसे भोजन देना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे बच्चों से दूर रखना चाहिए तथा अधिक संक्रमित रोग होने पर अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं कि किसी को संक्रामक रोग हो गया, कोई रोगी हो गया तो ऐसा नहीं उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे, संबंध भी समाप्त नहीं करेंगे। कोरोना में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली कि उससे उसको आइसोलेशन में डाल देते थे, उसको अधिक अलग थलग उसको कर दिया जाता था। तो ये यहाँ पर आपका येलो ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरक्षा क्या है? यह एक लाइन में
में उपयुक्त परिभाषा बताइए। एक लाइन में उपयुक्त इसकी परिभाषा बताइए कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या है। रोग प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना, रोगाणुओं के विपरीत एंटीबॉडीज़ के टीके के माध्यम से लगवाना, रोग को लड़ने के लिए आमंत्रित करना तथा रोगी से अपने आप को बचाना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आपको लग रहा है कि रोगाणु के विपरीत एंटीबॉडीज़ के टीके के माध्यम से लगवाना। ठीक है, तो ये रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना, ये तो बॉडी में जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन रोगाणु के विपरीत एंटीबॉडीज़ के टीके के माध्यम से लगवाना, तो हम इससे क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोविड में देखा है इस चीज़ को। निसंक्रमण मतलब डिसइंफेक्शन से आप क्या समझते हैं? संक्रमण ना होना, संक्रमण होने पर टीके लगवाना, रोगों के जीवाणुओं को विभिन्न विधियों जैसे भाप, उबालना, जलाना इत्यादि के द्वारा नष्ट करना, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निसंक्रमण, मतलब कि किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेड करना। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, भाप लेते हैं, उबालना है, जला करके उसको नष्ट कर दिया, धुल करके नष्ट कर दिया। तो रोगों के जीवाणुओं को विभिन्न विधि जैसे भाप, उबालना, जलाना आदि से नष्ट करना क्या कहलाता है? निसंक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, उबालना, नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो यहाँ पे प्राकृतिक शब्द पर ध्यान देंगे। प्राकृतिक निसंक्रमण पूछ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, यह किसके अंतर्गत है? प्राकृतिक निसंक्रमण के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि किसी चीज़ को अगर शुद्ध करना है, क्या करते हैं, उसको धूप में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया जो कुछ भी हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप मर जाते हैं। रोगी के ठीक हो जाने के पश्चात रोगी के बिस्तर को धूप में क्यों रखा जाता है? ताकि उसमें से खटमल निकल जाए। पारंपरिक रिवाज है। सूर्य की किरणों की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड हो जाएगा जो भी सामान है। उद्भव काल मतलब इनक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करने का समय, रोगों के शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट होने का समय, रोग उत्पन्न होने से ठीक होने तक का समय, या उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोग के शरीर के प्रवेश करने तथा उसमें लक्षण प्रकट होने का समय जो है वो क्या है, उद्भव काल कहलाता है। और किसी भी रोग के जो स्टेप्स होते हैं, पूरा उद्भव काल, फिर उसके बाद उसका प्रसार काल, फिर समापन काल, इस तरह से कुल 5 स्टेप होते हैं, टोटल 5 स्टेप होते हैं। उसमें पहला स्टेप कौन सा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, रोग के शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट होने का समय। अगला प्रश्न है, भौतिक विधियां जैसे जलाना, उबालना इत्यादि द्वारा भी निसंक्रमण किया जाता है। इसी प्रकार यदि उबलते जल में 2% एक रसायन डाल दिया जाए तो उसकी कीटाणुनाशक शक्ति बढ़ जाती है। उस रसायन का नाम बताइए। सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, या फिर मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अगर 2% सोडियम कार्बोनेट रसायन डाल दिया जाए तो क्या हो जाती है, उसकी कीटाणुनाशक क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, उबालने की क्रिया के दौरान निसंक्रमण करते समय रोगी के संपर्क में आने वाली वस्तुओं को कितनी देर तक पानी में उबाला जाता है? पहला ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए, 90 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट तक, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट तक के लिए मतलब जो भी वस्तु है उसको उबाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से निसंक्रमित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निसंक्रमण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वाष्प या भाप, उबालना, जलाना, सूखी, गर्म हवा। तो निसंक्रमण की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? जलाना। बिल्कुल आपने जला करके उसको समाप्त कर दिया। प्राकृतिक निसंक्रमण के दौरान किस समय की धूप प्रभावशाली होती है जिसमें हमें अल्ट्रावायलेट किरणें प्राप्त होती हैं? सुबह 3 से 5 बजे तक, दूसरा ऑप्शन सुबह 8 से 8 बजे तक की, तीसरा ऑप्शन सुबह 10 से 12 बजे तक की, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अगर हमें धूप अल्ट्रावायलेट
रेस चाहिए तो वो उस समय किस समय, सुबह 8 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डीडीटी एक रासायनिक निसंक्रमण पदार्थ है। डीडीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है, उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रेवल और डाइक्लर डिफनाइल ट्राइक्लोरेथिनेट और डिस्क डिप्थेनाइल ट्राइकीन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये इसका है डाइक्लोर डिप्थेनाइल और ट्राइक्लोरिथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरिथेन। तो ये क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म है, निसंक्रमण पदार्थ है जिसका पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसा सस्ता रसायन जिसमें हम प्रतिवर्ष बहुतायत से घरों में निसंक्रमण का प्रयोग करते हैं, मतलब घर को संक्रमित करने के लिए जिसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या है, फिनाइल है, डीडीटी है और चूना है और क्लोरीन है। तो यहाँ पर वैसे अगर आप कहेंगे तो फिनाइल से पोछा हम सभी लगा करके घर को निसंक्रमित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर शब्द पे ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है, सस्ता रसायन, ठीक है, सस्ता रसायन तो क्या हो जाएगा, चूना। चूने का प्रयोग निसंक्रमण में बहुत ही बढ़िया होता है। एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो मुख्यतः वायु तथा जल को निसंक्रमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, वायु तथा जल दोनों को निसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन हो गया, डीडीटी हो गया, चूना हो गया और फिनाइल हो गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जानते ही हैं कि जल में, कुएं के जल वगैरह में भी क्या डालते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अगला है, यदि शहर या मोहल्ले में प्लेग का प्रकोप है तो कौन सा रसायन पिस्सू को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए उत्तम माना जाएगा। तो डीडीटी, चूना, कार्बोलिक एसिड अम्ल या फिर फिनाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है चूना, ठीक है, क्या हो जाएगा, चूना। तो पिस्सू का प्रयोग करने के लिए प्लेग की बात हो रही है। एक मोहल्ले या शहर में प्लेग एक ऐसी बीमारी आई हुई थी, तो वहाँ पे दिखाया कि रोकने के लिए सबसे उत्तम क्या माना जाता है, चूना माना जाता है। बहुत ही मतलब भयानक सी बीमारी थी और इसको काली मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको जो ये रोग जो था वो किससे नाम से, कि पास्चुरेला पेस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो रोग, जो इसका मतलब कि विषाणु है वो क्या है, या रोग एक बैसिलस से, जिसे पास्चुरेला पेस्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्या, बैसिलस से, जिसको किस नाम से, पास्चुरेला पेस्ट्स के नाम से जाना जाता है, उत्पन्न होता था। और ये रोग 3 प्रकार से होता था। कौन कौन सा, इसमें जैसे प्लेग के प्रकार भी अगर पूछ लें तो हम जानते रहें कि कौन सा, एक ग्रंथीय प्लेग था, एक न्यूमोनिक प्लेग है और एक प्राथमिक न्यूमोनिक प्लेग। तो प्लेग के भी 3 प्रकार, कौन से, एक ग्रंथीय हो गया, दूसरा न्यूमोनिक प्लेग और तीसरा प्राथमिक न्यूमोनिक प्लेग। और फिर उसके बाद जो ये किससे फैलता था, ये एक बैसिलस से है। ये रोग किससे, एक बैसिलस से, जिसे पास्चुरेला पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, PASTURELLA, पास्चुरेला PESTS, पास्चुरेला पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और किससे ये होता है, बैसिलस से, ठीक है। ये बैसिलस से होने वाला रोग था। और ये 3 प्रकार का, कौन कौन सा, एक ग्रंथीय हो गया आपका, और एक न्यूमोनिक प्लेग, और तीसरा है प्राथमिक न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता था, जिसमें चूहा जो इस रोग को फैलाने के लिए माना गया, उसमें क्या होता था, मतलब चूहे इधर से उधर गए और इस रोग को फैलाया। और उसमें पिस्सू की भी बात हुई। और पिस्सू क्या होती थी, वो एक, मतलब उसमें पंख नहीं रहता था, वो एक मक्खी है, और जो कि खाली फुदकती थी इधर से उधर, ठीक। और वो क्या हुआ, इस तरह से संक्रमण हुआ। हैजा रोग को फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है, हैजा, सबसे पहले ना इसको जान ले आप, क्या है ये, कॉलरा, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलरा इंग्लिश में रहता है। फिर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी और माइकोबैक्टीरियम लैप्रेक, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलरी। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो हैजा नामक रोग है वो किससे फैलता है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। और ये एक जलजनित रोग है। पागल कुत्ते के द्वारा काटने वाले रोग को क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, मलेरिया, रेबीज और हनुस्तंभ। तो क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। हम सभी जानते हैं किसके द्वारा, पागल कुत्ते के द्वारा काटा हुआ। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें पानी से
है हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना, पानी से व्यक्ति डरता है। और रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया ये किसके द्वारा, ये रेबीज़ नामक विषाणु से फैलता है। किससे? विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। किससे? विषाणु के द्वारा ये फैलने वाला रोग है। और इससे ये क्या प्रभावित होता है? यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये कुत्ते, बिल्ली, गीदड़ आदि को भी हो जाता है। और मुख्य रूप से ये किसके काटने से? पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। और ये इस रोग का जो जीवाणु है वो प्रोटोजोआ श्रेणी का जीव है जो कि न्यूरोराइटिस हाइड्रोफोबिया कहलाता है। फिलहाल ये आपके जानकारी के लिए नहीं है, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये रेबीज़ नामक विषाणु से फैलता है और इसको पागल कुत्ते के द्वारा इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया से जाना जाता है और रेबीज़ वायरस रोगाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। अगला है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा फैलाने वाले रोग का नाम बताइए। देखिए क्या लिखा है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा रेबीज़ है, कुष्ठ रोग है, और जो ये हनुस्तंभ है वो टिटनेस की बात कर रहा है, और पेचिश। यहाँ पर ये साफ साफ दे दिया गया है, वरना हनुस्तंभ रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो और डी ऑप्शन है पेचिश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी किससे? टिटनेस से, हनुस्तंभ। ठीक है, ये क्या टिटनेस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। किससे? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो यह हनुस्तंभ नामक रोग फैलता है। तो जो ये टिटनेस है उसमें होता क्या है कि उसमें पूरी बॉडी, मतलब कि ये जो आपका बैकबोन है, मतलब पूरा एकदम धनुष का आकार का हो जाता है। तो इसलिए भी यहाँ पर आप देखेंगे कि टिटनेस की यहाँ पर बात की है कि टिटनेस को इन्होंने हनुस्तंभ के नाम से भी पुकारा है। अगला है प्रतिजीव विष, मतलब एंटीटॉक्सिन किसे कहते हैं? रोगाणुओं के प्रवेश से लेकर लक्षणों को प्रकट होने तक का समय। ये रोगाणुओं के विषों का निराकरण एवं उनकी वृद्धि रोक कर शरीर की रक्षा करते हैं। और अगला है उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका, ये रोगाणु के विषों का निराकरण और वृद्धि रोक कर शरीर की रक्षा करते हैं। क्या चीज़ है ये? एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन मीन्स जहरीले पदार्थ होते हैं, एंटी उनको रोकने वाला। मतलब प्रतिजीव विष किसको कहते हैं? ये रोगाणुओं को विषों का निराकरण करके उनकी वृद्धि रोक कर शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो गया। काउ पॉक्स वैक्सीन टीका चेचक के प्रति पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो यहाँ पर इन्होंने जैनर लिखा है, कॉमेट लिखा है, गुरीन है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनर। ठीक है, तो ये काउ पॉक्स वैक्सीन जो है वो जैनर नामक वैज्ञानिक टीका चेचक की बात की है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इस टीके की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक ने दी है? तो इस टीके की जानकारी हमें जैनर नाम के वैज्ञानिक ने दी है। तो ये भी, मतलब चेचक भी एक भयानक रोग था, और WHO और भारत सरकार ने तीसरी योजना में, मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास किए। और यह इसका जो जीवाणु है, अगर मैं बात करूं चेचक की बात करूं, अगर इसका जो जीवाणु है वो क्या है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये किस कारण? चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। और एडवर्ड जेनर ने सन 1978 में, कब? 1978 में इस टीके की जानकारी, इस टीके का पता लगाया। तब से इसके बाद से लाखों मनुष्य के प्राण बचाए गए। ठीक है, तो अब आप इसको याद रखेंगे कि 1978 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, और ये इस जीवाणु का क्या नाम था? वेरियोला वायरस था। यहाँ पे काउ पॉक्स वैक्सीन मतलब जो ये है, ये जो टीका है, इसके लिए भी जेनर ही जिम्मेदार हैं। और मैंने आपको यही बता दिया कि जैसे चेचक की जो बीमारी होती है, वो चेचक की बीमारी वो किससे, कौन सा जीवाणु है? वो है आपका वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस से उसकी चेचक की बीमारी होती थी, और एडवर्ड जेनर ने सन 1978 में चेचक के टीके का पता लगाया। यक्ष्मा मतलब TB, ट्यूबरक्लोसिस
क्लोरोसिस ने बीसीजी नामक टीके किसने तैयार किए? जेनर ने, कॉमेट व गुरीन ने, सबीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो बीसीजी का, और मैं बताऊं आपका, बार बार मैं बताती हूँ, सबसे पहले जन्म से क्या 24 घंटे के अंदर या एक सप्ताह के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अगर जब कभी भी इस तरह से प्रश्न आता है तो पहला टीका बीसीजी, पहला टीका क्या है? बीसीजी। ठीक, इसको बिल्कुल याद रखना है और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि टीबी के लिए बीसीजी नामक टीके तैयार किए गए, किसके द्वारा? कॉमेट एवं गुरीन के द्वारा बीसीजी का टीका तैयार किया गया। ठीक है, और ये इससे क्या 6 रोग के लिए ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक, फिर अगला है धनुस्तंभ। धनुस्तंभ मतलब यहाँ टिटनेस अधिकतर किन लोगों में देखने को मिलता है? या किशोरावस्था में अधिकतर देखने को मिलता है, या अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव कराने पर नवजात शिशु या धात्री माता में, या वृद्धावस्था में देखने को मिलता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, या अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव कराने पर नवजात शिशु या धात्री माता में देखने को अक्सर मिलता है। उस समय क्या हो जाता है, गलत मतलब इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता, या पुरानी ब्लेड से या फिर किसी चीज़ से नाल काटने में कोई लापरवाही हो जाए, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें पहले से माता को टिटनेस का टीका ना दिया गया हो, तो इन्फेक्शन के कारण टिटनेस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है काउ पॉक्स, एक मिनट सॉरी, ये 2 बार हो गया है। सर्वप्रथम पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार करने में किसका हाथ रहा? पोलियो के लिए, पोलियो की ये बात कर रहा है, पोलियो के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसके द्वारा तैयार की गई? और विषाणु जनित रोग की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका पोलियो होता है। ठीक है, पोलियो उसमें होता ही होता है। फिर उसके बाद इसमें जेनर है, कॉमेट व गुरीन है, और फिर सॉक व सबीन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सॉक व सबीन। कौन है पोलियो के लिए? तो पोलियो के लिए सॉक व सबीन। सर्वप्रथम पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार करने में किसका हाथ रहा? पोलियो की बात हो रही है यहाँ पर। और पोलियो किसके द्वारा फैलता है? या विषाणु जनित रोग है। और इसमें क्या होता है पोलियो में क्या, पैर में जैसा पैर में क्या लकवा सा मार जाता था, लेकिन अब हमारे यहाँ पोलियो बहुत ही मतलब समझिए कि ज़ीरो आ गया है पोलियो का रेट। और अब पोलियो देखने को नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, छोटे बच्चों को पैर में क्या हो जाता था, लकवा सा मार जाता था और ज़िंदगी भर मतलब लंगड़ापन बना रहता था। अगला प्रश्न है मोंटो परीक्षण, मोंटॉक्स टेस्ट क्या है? पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, बीसीजी वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, टिटनेस के लिए किया जाने वाला परीक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? ये है मोंटॉक्स टेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगाइए इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? ये मोंटॉक्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पेचिश 2 प्रकार की होती है, अमीबा व दंडाणुक। और बैसिलरी अमीबा पेचिश किस जीव के कारण होती है? विब्रियो कॉलरा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी, या क्लास्ट्रोडियम टिटैनी। क्लास्ट्रोडियम टिटैनी से तो टिटनेस नामक रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबी पेजिस की बात कर रहा है, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये इसका कारण है। ठीक है, तो अमीबा व दंडाणु अमीबी पेजिस उसी के कारण देखने को मिलती है। या कौन सा? एक अमेबिक होती है, एक बैसिलरी होती है। 2 तरह की, कौन सी? एक अमेबिक और एक बैसिलरी होती है, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें बार बार दस्त लगते हैं, पेट में ऐंठन रहती है, और जब मल त्याग करते हैं तो उस समय उसमें ब्लड भी दिखाई देता है। ठीक है, उसके साथ कुछ म्यूकस भी आता है। तो ये किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। और पेचिस 2 प्रकार की होती है, एक अमीबी होती है और दूसरी कौन सी होती है? बैसिलरी होती है। 2 प्रकार की, और दोनों के क्या हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक ये
हिस्टोलिटिका के द्वारा यह उत्पन्न होती है और यह जल जनित रोग के अंतर्गत आती है। किसके? जल जनित रोगों के अंतर्गत आती है। पेचिस, जिस प्रकार से हैजा है उसी प्रकार से पेचिस है, वही भी आपका टाइफाइड भी जल के द्वारा ही होता है। अमीबी व दंडुक किस जीव के द्वारा फैलती है? मच्छर के द्वारा, मक्खी के द्वारा, पिस्सू के द्वारा या चूहे के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? या मक्खी के द्वारा फैलती है। यहाँ पे ये पूछ रहा है वाहक कौन है, कि वाहक पूछ रहा है ना, तो आप ये ना कहिएगा कि मैम ने कहा कि जल के द्वारा जनित रोग, जल जनित रोग है, लेकिन ये इसका वाहक कौन होता है? मक्खी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है जिससे कि यह रोग फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका, जीवाणु किस आकार के होते हैं? बैक्टीरिया किस आकार? स्पाइरल के, कॉमा के, बेलनाकार, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इनमें से सभी। तो बैक्टीरिया ये सभी आकार के होते हैं। तो इसी के साथ आज का आपका जो ये टेस्ट है वो ख़त्म होता है, प्रैक्टिस सेट ये ख़त्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग, बाय।